हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 12 हिंदी का एक महा मैराथन क्लास है। तो जितने भी स्टूडेंट इस बार 12th में हैं और जिनको बोर्ड एग्जाम 2023 देना है वो आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि अब आपके पास अंतिम मौका है। अब आपके पास ज्यादा समय है नहीं। तो 16 फरवरी से जितने भी स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं वो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि मात्र आधे घंटे के वीडियो में 50 नंबर आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा। ये 40 से 50 मिनट का वीडियो आपको शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं 12th हिंदी का जो खंड का होता है। खंड का आपका 50 नंबर का आता है। इस पूरे खंड का को मैं एक ही वीडियो में पढ़ाऊंगा। देखिए, अब की बार हमारा टारगेट है कि हर एक स्टूडेंट जो 12th में है वो 100 में 95 प्लस लेकर आएगा। ये हमारा टारगेट है और सिर्फ 2 वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। आज मैं खंड का लेकर आया हूं, फिर मैं खंड खा लेकर आऊंगा। सिर्फ 2 वीडियो को अगर आप शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेंगे आपको 100 में 95 प्लस लाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अब आपके पास ज्यादा समय नहीं है। यही अंतिम मौका है। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं 7 टॉपिक्स इन 1 वीडियो। देखिए, आपके खंड का में टोटल 7 टॉपिक है। कौन कौन से टॉपिक है देखिए। सबसे पहला टॉपिक है हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्न हम पढ़ेंगे सबसे पहले। फिर पढ़ेंगे एक महत्वपूर्ण गद्यांश को, और ऐसा गद्यांश है वो जो बोर्ड एग्जाम में हमेशा आता है। ठीक है। तीसरे पर पढ़ेंगे महत्वपूर्ण पद्यांश को। हम एक पद्यांश को भी पढ़ेंगे। देखिए, बहुविकल्पीय प्रश्न 10 नंबर का आता है, महत्वपूर्ण गद्यांश 10 नंबर का आता है, पद्यांश भी 10 नंबर का आता है। ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे लेखक का जीवन परिचय को। किसी एक लेखक के जीवन परिचय को भी हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे कवि का जीवन परिचय 5 नंबर। फिर हम पढ़ेंगे कहानी 5 नंबर। ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे खंड काव्य 5 नंबर। खंड का में टोटल 7 टॉपिक हैं। कितने नंबर के हुए देखिए, 10 10 20 10 30 5 35 5 40 5 45 5 50, टोटल 50 नंबर का पेपर मैं एक ही वीडियो में सॉल्व कराऊंगा। और अगर आप इसी तरह लिखकर आएंगे, और मैं आपको बताऊंगा कि आपको लिखना कैसे है। ठीक है। इसी तरह लिखकर आएंगे तो आपका 100 में 95 प्लस लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। और इस प्रकार के वीडियोज को बनाने में बहुत मेहनत लगता है, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, ताकि मुझे लगे कि आप लोगों का रिस्पॉन्स मिल रहा है। जब लाइक नहीं करेंगे तो मुझे मोटिवेशन नहीं मिलेगा, मैं आपके लिए मैराथन क्लासेस नहीं ला पाऊंगा। ठीक है। और जितने भी स्टूडेंट चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। बिना सब्सक्राइब किए हुए कोई नहीं पढ़ेगा, नहीं तो ऐसे ऐसे वीडियोज आपको मिस करना होगा। ठीक है। मिस कर देंगे आप। तो देखिए, 40 से 50 मिनट का ये वीडियो है। पानी वानी लेकर बैठिए ताकि नींद ना आए, और अगर आप देख लेंगे ध्यान से, यकीन मानिए आपको हिंदी में 100 में 95 प्लस लाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्नों को, क्योंकि पेपर में सबसे पहले हिंदी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को पढ़ेंगे। ठीक है। 10 से 15 क्वेश्चन मैंने लिया है, उसको पढ़ लेंगे। उसके बाद हम गद्यांश पद्यांश सभी को पढ़ेंगे। ध्यान से पढ़िएगा। जो बच्चा इस वीडियो को छोड़कर जाएगा वो बाद में बहुत पछताएगा। ठीक है। क्योंकि यही प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आएंगे। देखिए, सबसे पहला है अज्ञेय को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ, यानी कि सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी को उनकी किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो 4 ऑप्शन आपके पास होंगे। सबसे पहला ऑप्शन आपका सही होगा, कितनी नावों में कितनी बार। ठीक है। ये जो है अज्ञेय जी की रचना है, और इस रचना पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन देखिए, हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए सिद्ध सामंत काल नाम किसने दिया। बताइए, जो हिंदी साहित्य का आदिकाल है उसको सिद्ध सामंत काल नाम किसने दिया। तो वो दिया था राहुल सांकृत्यायन जी ने। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर का आपका राइट होगा। ऐसे ही जो सही आंसर होगा उसको आपको अपनी कॉपी में चूज करके लिखना होगा। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, टोटल 10 क्वेश्चन में आपको ऑब्जेक्टिव बताऊंगा। देखिए, पारिजात किस कवि के गीतों का संकलन है, यानी कि जो पारिजात है ये इनमें से किस कवि के गीतों के संकलन है। ठीक है। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोत जी, जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोत जी हैं, इनके गीतों को संकलित करके एक नाम दिया गया जो कि है पारिजात। ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर खा राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर। चित्राधार काव्य की भाषा है, यानी कि जो चित्राधार रचना है ये किस भाषा में लिखी गई है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख ब्रज भाषा। देखिए, जो चित्राधार है ये रचना जो है ब्रज भाषा में
लिखी गई है, तो आपका ऑप्शन नंबर खा राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित ग्रंथ है, इनमें से कौन सी रचना है जिसको रामधारी सिंह दिनकर जी ने रचित किया, तो वो है हुंकार। देखिए हुंकार जो रचना है ये रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित एक ग्रंथ है। ठीक है, ऐसे 6 नंबर देखिए, महाभारत के शांति पर्व के कथानक पर आधारित दिनकर की काव्य कृति है, इनमें से कौन सी काव्य कृति है दिनकर जी की जो महाभारत के शांति पर्व के कथानक पर आधारित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा, कुरुक्षेत्र। देखिए जो कुरुक्षेत्र है ये रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है और ये महाभारत के शांति पर्व के कथानक पर आधारित है। 7 नंबर देखिए, जयशंकर प्रसाद द्वारा ब्रज भाषा में रचित काव्य संग्रह है, इनमें से कौन सा काव्य है जो जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है वो भी ब्रज भाषा में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का चित्राधार। देखिए चित्राधार जो रचना है ये ब्रज भाषा में लिखी गई है। तो 8 नंबर देखिए, ग्रंथि काव्य संग्रह के रचयिता है। देखिए ग्रंथि जो है ये एक काव्य है, इसके लेखक इसके कवि कौन है, का है सुमित्रानंदन पंत, खा है महादेवी वर्मा, गा है रामधारी सिंह दिनकर और घा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का सुमित्रानंदन पंत। देखिए ग्रंथ जो है ये सुमित्रानंदन पंत जी का काव्य संग्रह है, तो 8 का वाला ऑप्शन राइट होगा। 9 नंबर देखिए, कामायनी किस युग की रचना है, सभी को पता है, बहुत सिंपल सा। देखिए कामायनी जो है इसको लिखा है जयशंकर प्रसाद जी ने और जयशंकर प्रसाद जी छायावादी युग के कवि हैं, तो खा वाला ऑप्शन इसका राइट होगा। ऐसे 10 नंबर देखिए, हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, इसमें से किसको हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, तो वो है पृथ्वीराज रासो, इसको हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है क्योंकि ये आदिकाल की रचना है। ठीक है, आदिकाल बहुत पहले की बात है। तो ये 10 क्वेश्चन मैंने आपको ऑब्जेक्टिव बता दिए, पहले बहुविकल्पीय प्रश्न से हमने स्टार्ट किया। अब हम देखेंगे कि हिंदी में महत्वपूर्ण गद्यांश कौन सा है उसको सॉल्व करेंगे, फिर पद्यांश, ऐसे ऐसे हम बहुत सारे टॉपिक सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा, वीडियो को मिस बिल्कुल मत कीजिएगा क्योंकि अगर आप मिस करेंगे तो एग्जाम में नंबर भी मिस कर देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। अब देखिए हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है महत्वपूर्ण गद्यांश। ठीक है, हमारे हिंदी में गद्यांश जो आता है पूरे 10 नंबर का आता है। अब ये कैसे आएगा, देखिए आपको क्या किया जाएगा, हिंदी का एक गद्यांश दे दिया जाएगा। जैसे देखिए यहां पर दिया गया है, भाषा स्वयं संस्कृति का एक अटूट अंग है, संस्कृति परंपरा से मिश्रित होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है, उसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है, वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव के कारण उद्भूत नई सांस्कृतिक हलचलों को शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं है, इसके लिए नए प्रयोगों की नई भाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज की महती आवश्यकता है। ठीक है, ये आपको एक गद्यांश दे दिया जाएगा। इसके नीचे 5 क्वेश्चन रहेंगे, मैंने पहले भी बताया था कौन कौन से। पहला रहेगा उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए, जो आपको गद्यांश ऊपर दिया गया है इसके पाठ और लेखक का नाम लिखना है। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, मतलब ये जो जिनके नीचे ये रेड कलर की रेखाएं हैं इतने की व्याख्या अपनी भाषा में करना है। ठीक है, तीसरा देखिए क्या है, प्रस्तुत अवतरण के माध्यम से लेखक ने किस बात पर बल दिया है। ठीक है, और चौथा है संस्कृति का एक अटूट अंग क्या है, और 5वां है किसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। देखिए यहां पर सब कुछ लिखा है, किसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। देखिए ये उसकी गति जो भाषा एवं संस्कृति है। ठीक है, तो यहां पर ये किस चैप्टर का है सबसे पहले ये पहचानना है, क्योंकि हमें संदर्भ सबसे पहले लिखना होता है। तो देखिए ये हमारा भाषा और आधुनिकता चैप्टर से है, इसके लेखक है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी। ठीक है, तो ये हमें लिखना होगा। सबसे पहला क्वेश्चन हम सबसे पहले लिखेंगे, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखना है। एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर, 5 क्वेश्चन है 10 नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, ये जो मैंने ग्रीन और रेड ये सब पेन यूज किया, इसको बोर्ड एग्जाम में मत यूज कीजिएगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस गद्यांश को सॉल्व करेंगे। जब भी आप गद्यांश सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में 2 गद्यांश आएंगे, एक आपको करना होगा, तो पहले ऐसे लिख दीजिए भाषा स्वयं, फिर डॉट डॉट करके इसका लास्ट वर्ड जो है जिसे आवश्यकता है। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे। ठीक है, हमारे साथ सॉल्व कीजिए। देखिए यहां पर हम लिखेंगे भाषा, ऐसे कर देंगे और स्वयं लिख देंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, स्वयं। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, डॉट डॉट करते ऐसे चले जाएंगे, डॉट डॉट हमने कर दिया। ठीक है, फिर यहां पर हम लिख देंगे आवश्यकता है, आवश्यकता है। ठीक है, इसका मतलब होगा कि एग्जामिनर को पता चल जाएगा। देखिए क्वेश्चन तो आपको उतारना नहीं है, एग्जामिनर को ऐसे पता चलेगा कि आपने यही गद्यांश किया है, तो ऐसे लिख देंगे तो उसे पता चल जाएगा। अब सबसे पहला क्वेश्चन हमारा था कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो पाठ और लेखक का नाम लिखने के लिए हम संदर्भ लिखते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। वैसे डायरेक्टली भी आप लिख सकते हैं पाठ का नाम
भाषा और आधुनिकता, लेखक का नाम प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, लेकिन हम संदर्भ के रूप में लिखेंगे ताकि नंबर हमारा बिल्कुल भी ना कटे। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे संदर्भ में क्या लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश, हमारे साथ लिखिएगा प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक, ठीक है, के कौन सा भाग है बताइए, ये आपका गद्य भाग है क्योंकि गद्यांश है, तो यहां पर लिख देंगे गद्य भाग, गद्य भाग। ठीक है, ऐसे ही इन्वर्टेड कामा लगा दीजिएगा, ज्यादा बेटर रहेगा। तो गद्य भाग में संकलित ठीक है, तथा श्रेष्ठ विचारक, ऐसे थोड़ा लिख देंगे, तथा इनकी विशेषता लिख देंगे जो हमारे लेखक हैं। ठीक है, तो श्रेष्ठ निबंधकार लिख देंगे, श्रेष्ठ निबंधकार, ऐसे थोड़ा स्टाइल से संदर्भ लिखा जाता है ताकि पूरा नंबर आपको मिले। ठीक है, अब निबंधकार कौन है इसमें, ये जो इसके लेखक हैं प्रोफेसर जी सुंदर, इस ऐसे लिख देंगे शॉर्टकट में। ठीक है, जी सुंदर रेड्डी, ठीक है, द्वारा लिखित, ठीक है, द्वारा लिखित। अब आपको लिखना है पाठ का नाम, तो पाठ का नाम है भाषा और आधुनिकता, भाषा और आधुनिकता, तो हमने लिख दिया भाषा और आधुनिकता। ठीक है, अब लिख देंगे शीर्षक निबंध से, शीर्षक निबंध से अवतरित है, ठीक है, तो ऐसे लिख देना है। देखिए प्रस्तुत गद्यांश, आपको पाठ का नाम और लेखक का नाम इसमें लिखना है। तो देखिए प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में संकलित तथा श्रेष्ठ निबंधकार प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी द्वारा लिखित भाषा और आधुनिकता शीर्षक निबंध से अवतरित है। ठीक है, ऐसे लिख देंगे तो आपका 2 नंबर यहां पर क्लियर हो गया। गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम हमने लिख दिया। दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यानी कि आपको क्या करना है, देखिए ये गद्यांश पढ़िए और इसमें जिसके नीचे रेखाएं हैं, देखिए वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव के कारण उद्भूत नई सांस्कृतिक हलचलों को शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं है। इसके लिए नए प्रयोगों की नई भाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज की महती आवश्यकता है। इतने का आपको व्याख्या लिखना अपनी भाषा में, कोई जरूरी नहीं है आप किताबी भाषा लिखें, आपको अपनी भाषा में लिखना। देखिए हमने लिखा है यहाँ पर, थोड़ा आपको थोड़ा इधर उधर भी लिख देंगे तो भी चलेगा। देखिए भाषा में जो प्रयोग प्राचीन काल से चले आ रहे हैं वे नए सांस्कृतिक परिवर्तनों को व्यक्त करने में समर्थ नहीं है। नित्य प्रति संस्कृति में हुए परिवर्तनों को भाषा द्वारा व्यक्त करने के लिए भाषा में नए नए प्रयोगों, नए नए शब्दों की खोज का कार्य होना बहुत आवश्यक है, जिससे बदलते हुए नए भावों को उचित रूप से व्यक्त किया जा सके। देखिए कोई जरूरी नहीं है कि आप सेम टू सेम ऐसे लिखें, आप थोड़ा बदल कर भी लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। कोई याद करके नहीं जाएगा, याद करने से याद होगा नहीं क्योंकि पता है नहीं यही आएगा, तो आप लोग थोड़ा चेंज करके भी लिख सकते हैं। मेन आपका क्या है, संदर्भ सही से लिखा होना चाहिए क्योंकि संदर्भ इसमें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दूसरे का भी आंसर हमने लिख दिया, 2 नंबर क्लियर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए यहां पर दूसरे का भी आंसर हो गया। तीसरा देखिए प्रस्तुत अवतरण के माध्यम से लेखक ने किस बात पर बल दिया है। तो देखिए लेखक ने किस बात पर बल दिया है यहां पर लिखा है मैंने, देखिए ऐसे आंसर लिखेंगे। प्रस्तुत गद्यावतरण में लेखक ने विज्ञान की प्रगति के कारण जो सांस्कृतिक परिवर्तन होता है उसे शब्दों द्वारा व्यक्त करने के लिए भाषा में नए प्रयोगों की आवश्यकता पर बल दिया है। ठीक है, तो ये सब उसी में मिल जाएगा आपको, इसी पर आंसर मिल जाएगा। ठीक है, सब कुछ इसी गद्यांश में आपको मिल जाएगा, थोड़ा आप करेंगे। ठीक है, चौथा देखिए 2 नंबर हम क्लियर कर रहे हैं, 2 नंबर इसका भी क्लियर। अब देखिए चौथा, संस्कृति का एक अटूट अंग क्या है। तो देखिए यहां पर लिखा है ऊपर, भाषा स्वयं संस्कृति का एक अटूट अंग है। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे संस्कृति का एक अटूट अंग भाषा है। देखिए आपका आंसर उसी में है, तो इसमें कोई क्वेश्चन का आंसर बड़ा लिखना होगा। देखिए इसका एक ही लाइन में लिखना है, तो ये आपको सही से लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है 5 नंबर।
किसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है? तो देखिए किसकी गति जोड़ी जाती है? संस्कृति परंपरा से निश्रित होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है, उसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है, यानी कि संस्कृति की गति। ठीक है, तो यहां पर हम लिख देंगे 5 नंबर, संस्कृति की गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। तो ये 5वें क्वेश्चन का आंसर भी हो गया। ऐसे अगर लिखेंगे 10 नंबर आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 5 क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन 2 नंबर, टोटल 10 नंबर का ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको लिख लीजिएगा, सिंपल सा है, ये भी हो गया। तो ये आपका था महत्वपूर्ण गद्यांश। आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब देखिए हम देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जो कि है पद्यांश। ठीक है, 20 नंबर हमने क्लियर कर लिया गद्यांश और पद्यांश से, बहुविकल्पीय प्रश्न और गद्यांश से। ठीक है, अब आते हैं पद्यांश पर, ये भी 10 नंबर का आता है। इसमें आपको एक पद्यांश दिया जाएगा, जैसे वहां पर गद्यांश था तो यहां पर पद्यांश रहेगा। तो देखिए ऐसे दिया जाएगा, जैसे देखिए, घिर रहे थे घुंघराले बाल अंश अवलंबित मुख के पास, नील घन सावक से सुकुमार सुधा भरने की विधु के पास, और उस मुख पर वह मुख मुसक्यान रक्त किसले पर ले विश्राम, अरुण की एक किरण अम्लान अधिक अलसाई हो अभिराम। ठीक है, ये आपका श्रद्धा मनु से लिया गया है, जिसके कवि है जयशंकर प्रसाद जी। इसमें क्या है? इसमें कहा जा रहा है कि श्रद्धा के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि घिर रहे थे घुंघराले बाल अंश अवलंबित मुख के पास, यानी कि कवि कहता है कि उसके कंधे पर लटकी हुई घुंघराले बालों की लट उसके मुखड़े पर ऐसे झूल रही थी जैसे कोई नन्हा बादल का टुकड़ा अमृत पान हेतु सागर छूने का प्रयास कर रहा हो। ठीक है, तो ये सब इसमें वर्णन किया गया है, इसका हिंदी अनुवाद। तो अब करना क्या है, ये हिंदी अनुवाद हो जाएगा आपका। ठीक है, आपने ये चैप्टर पढ़ा होगा। अब इसके नीचे भी 5 क्वेश्चन रहेंगे, वही सेम प्रोसेस। सबसे पहले उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखना है। पहले आपको गद्यांश और पद्यांश पहचानना होता है, ये किस पाठ से लिया गया है। ठीक है, उसके बाद में आपको कुछ करना होता है। ठीक है, तो इसके नीचे भी वही 5 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो ऐसे कहा गया है कि नील घन सावक से सुकुमार सुधा भरने को विधु के पास, और उस मुख पर वह मुसक्यान रक्त किसले पर ले विश्राम, यानी कि वो कह रहे हैं कि उनके सुंदर, ठीक है, श्रद्धा के बारे में बताया जा रहा है, उसके जो सुंदर मुख पर बिखरी हुई मुस्कान को देखा ऐसा आभास हो रहा है जैसे सूर्य की कोई अलसाई सी उज्जवल किरण लाल नवीन कोपल पर विश्राम कर रही हो। ठीक है, ये सब उनके बारे में थोड़ा कहा जा रहा है, उनकी विशेषताएं बताई जा रही हैं। ठीक है, तो पहला हमारा क्वेश्चन है उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तीसरा है यहाँ किसकी सुंदरता का मनोरम वर्णन किया गया, बताइए किसकी सुंदरता के बारे में बताया जा रहा है, तो श्रद्धा की सुंदरता के बारे में इसमें बताया जा रहा है। चौथा देखिए, अरुण की एक किरण अम्लान अधिक अलसाई हो विश्राम में कौन सा अलंकार है, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। ठीक है, नेक्स्ट है अम्लान और अभिराम शब्दों के अर्थ स्पष्ट कीजिए। देखिए अम्लान का अर्थ होता है स्वच्छ और अभिराम का अर्थ होता है मनमोहक। ठीक है, तो मनमोहक और स्वच्छ है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे घिर रहे और नीचे लिखेंगे डॉट डॉट करके लिखेंगे अभिराम। ठीक है, तो यहां पर अब हम लिखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, लिखेंगे घिर रहे। ठीक है, अब डॉट डॉट करके हम लिख देंगे अभिराम। ठीक है, फिर हम लिखेंगे अब संदर्भ। क्या लिखेंगे अब हम संदर्भ, जैसे उसमें हमने लिखा था पाठ और लेखक का नाम, ऐसे इसमें भी हमको लिखना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे, एक हेडिंग डालेंगे खूब सुंदर सा, वो हेडिंग रहेगा संदर्भ। ठीक है, बहुत ही प्यारा आपको लिखना है। जितनी अच्छी राइटिंग होगी मेरे दोस्त उतना अच्छा नंबर आपका आएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आप लोगों की राइटिंग भी बहुत ज्यादा इसमें योगदान करती है आपके परसेंटेज को इंक्रीज करने में। तो संदर्भ लिखेंगे और लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश ठीक है, प्रस्तुत पद्यांश लिखा। अब लिखेंगे हम कवि का नाम। देखिए श्री जयशंकर प्रसाद, ये बहुत महान कवि हैं जयशंकर प्रसाद जी। ठीक है, तो श्री जयशंकर प्रसाद के, ठीक है, के कामायनी। देखिए इनकी एक रचना, एक महाकाव्य है जो कि है कामायनी। ये सब कामायनी से ही लिया गया है इनके। ठीक है, तो कामायनी को हम देखिए, इसको ब्लैक से लिखेंगे, आप ब्लैक से लिख दीजिएगा, वैसे कॉमा के अंदर, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कर दीजिएगा। ठीक है, महाकाव्य। ठीक है, ये लिख दिया। से हमारी पाठ्य पुस्तक। ठीक है, कामायनी महाकाव्य से हमारी पाठ्य पुस्तक के पद्य भाग। देखिए कौन सा भाग है, जैसे उसमें हमने लिखा था गद्य भाग, तो इसमें रहेगा पद्य भाग।
पद्य भाग, ठीक है, पद्य भाग में संकलित ठीक है। अब हम लिखेंगे पाठ का नाम। देखिए पाठ का नाम है श्रद्धा मनु। देखिए कोई श्रद्धा होगी तो वो प्रॉब्लम मत लीजिएगा, ठीक है। शीर्षक काव्य, शीर्षक कविता से अवतरित है, ठीक है। इस प्रकार से हम लिख देंगे संदर्भ। क्या लिखेंगे? प्रस्तुत पद्यांश श्री जयशंकर प्रसाद के कामायनी महाकाव्य से हमारी पाठ्य पुस्तक के पद्य भाग में संकलित श्रद्धा मनु शीर्षक कविता से अवतरित है। तो इसमें पाठ का नाम आ गया श्रद्धा मनु, लेखक का नाम आ गया, कवि का नाम श्री जयशंकर प्रसाद, बस हो गया, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हमने लिख दिया। देखिए उपरोक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम। दूसरा देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। देखिए इतने का व्याख्या करना है। घिर रहे थे घुंघराले बाल अंश अवलंबित मुख के पास। इतने का आपको व्याख्या करना है कि जो श्रद्धा जी हैं इनके सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि जी कहते हैं कि उनके कंधे के पास लटकी हुई घुंघराले बालों की लट जो है, ठीक है, वो उनके मुखड़े पर ऐसे झूल रही थी जैसे कोई नन्हा सा बादल का टुकड़ा अमृत पान हेतु सागर तल छूने का प्रयास कर रहा हो, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे हम, ऐसे हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या, ठीक है, और लिखेंगे श्रद्धा के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि उसके कंधे पर लटकी हुई घुंघराले बालों की लट उसके मुखड़े पर ऐसे झूल रही थी जैसे कोई नन्हा बादल का टुकड़ा अमृत पान हेतु सागर तल छूने का प्रयास कर रहा हो। बस हो गया, ठीक है, सिंपल सा है। तो ये हमारे दूसरे क्वेश्चन का भी आंसर हो चुका है। इसको ध्यान से सबको समझना होगा। तीसरा देखिए यहाँ किसकी सुंदरता का मनोरम वर्णन किया गया है, तो इस यहाँ पर बताइए किसकी? श्रद्धा जी की। तो यहाँ श्रद्धा की सुंदरता का मनोरम वर्णन किया गया है। बस हो गया, तीसरा क्वेश्चन भी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर यहां पर भी हमारा क्लियर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अरुण की एक किरण अम्लान अधिक अलसाई हो अभिराम, इसमें कौन सा अलंकार है? देखिए इस पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। बस हो गया, 2 नंबर यहां पर भी क्लियर। एक लाइन का क्वेश्चन था। 5वां देखिए अम्लान और अभिराम शब्दों के अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो देखिए अम्लान का अर्थ स्वच्छ होता है, मतलब साफ, स्वच्छ या स्निग्ध, ठीक है, स्निग्ध, और अभिराम का अर्थ होता है मनमोहक, ठीक है। तो स्वच्छ और मनमोहक ये इसका अर्थ होगा। तो इस प्रकार से आपका 5 क्वेश्चन था। 2 नंबर एक क्वेश्चन के लिए टोटल 10 नंबर ऐसे लिखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। मैं बता रहा हूं कि लिखने का तरीका कैसा होना चाहिए। बहुत सारे टॉपिक में आपको ऑलरेडी पढ़ा भी चुका हूं, जो भी आपको सर्च करना है सब सर्च कीजिए, हिंदी में सब आ जाएगा, ठीक है। बाकी अन्य सब्जेक्ट का भी मैंने अपलोड कर रखा है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा पद्यांश, ठीक है। तो ये भी समझ में आ गया कि पद्यांश कैसे आता है, इसको कैसे सॉल्व करें। पद्यांश भी समझ में आ गया। 30 नंबर क्लियर हो गया हमारा। अब चलते हैं जीवन परिचय की तरफ, ठीक है। कवि का और लेखक का जीवन परिचय भी पढ़ेंगे, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए यहां पर हम पढ़ेंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय। ये 5 नंबर का आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। तो यहां पर लिखेंगे कैसे? देखिए जीवन परिचय में आपको 12th में साहित्यिक परिचय आता है। जीवन परिचय थोड़ा सा लिखना होता है, बट मैंने यहां पर बड़ा लिख दिया है, ठीक है। तो आप इसमें 3-4 लाइन लिख दीजिएगा। क्या क्या अभी मैं बता रहा हूं। देखिए हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 में बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता श्री अनमोल द्विवेदी ज्योतिष और संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, अतः इन्हें ज्योतिष और संस्कृति की शिक्षा उच्च स्तरीय ज्ञान प्राप्त हुई। इनकी प्रतिभा का विशेष विकास विश्वविख्यात संस्था शांति निकेतन में हुआ। सन 1949 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय ने इन्हें डीलिट की उपाधि से तथा सन 1957 ईस्वी में भारत सरकार ने पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित किया। 19 मई सन 1979 ईस्वी को यह वयोवृद्ध साहित्यकार रूढ़ता के कारण स्वर्ग से धार गया। तो इसमें इतना बड़ा नहीं लिखना है मेरे स्टूडेंट्स, मैंने लिख दिया है, लेकिन आपको कितना लिखना है जीवन परिचय में। देखिए आपको साहित्यिक परिचय ज्यादा लिखना है। देखिए इसमें लिखना है हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता श्री अनमोल द्विवेदी ज्योतिष और संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। इतना लिख दीजिएगा और बाकी छोड़ दीजिएगा। लास्ट में आप लिख दीजिएगा 19 मई 1979 ईस्वी को यह वयोवृद्ध साहित्यकार रुग्णता के कारण स्वर्ग सिधार गया, ठीक है। यानी कि इनका जन्म लिखना है, इनके पिता का नाम लिखना है और इनकी मृत्यु लिख देना है, बस हो गया। ज्यादा बड़ा मत लिखिएगा। लिखना हमें क्या है? साहित्यिक परिचय, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है साहित्यिक परिचय। चलिए उसको देखते हैं।
अब देखिए साहित्यिक परिचय में आपको थोड़ा ज्यादा लिखना होगा, ठीक है। बाकी मैं थोड़ा बड़ा इसलिए लिखवा रहा हूं क्योंकि आपको छोटा सा लिखना है, आप अपने अकॉर्डिंग लिखिएगा। इसको मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, वो वाला जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी साहित्य के प्रकाद्य निबंधकार, इतिहास लेखक, अन्वेषक, आलोचक, संपादक तथा उपन्यासकार के अतिरिक्त कुशल वक्ता और सफल अध्यापक भी थे। यानी कि ये अन्वेषक थे, आलोचक थे, संपादक थे, उपन्यासकार थे, कुशल वक्ता और सफल अध्यापक भी थे। कई गुण थे इनमें। वे मौलिक चिंतक, भारतीय संस्कृति और इतिहास के मर्मज्ञ, बंगला तथा संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। इनकी रचनाओं में नवीनता और प्राचीनता का अपूर्व समन्वय था। इनके साहित्य पर संस्कृत भाषा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और रविन्द्रनाथ ठाकुर का स्पष्ट प्रभाव है। इन्होंने विश्व भारती और अभिनव भारतीय ग्रंथमाला का संपादन किया। द्विवेदी जी की साहित्य सेवा को डी लिट, पद्म भूषण और मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया, ठीक है। इतना लिखना है साहित्यिक परिचय में। फिर आएंगे इनकी रचनाओं पर। रचनाओं में कैसे लिखना है। आचार्य द्विवेदी का साहित्य बहुत विस्तृत है। इन्होंने अनेक विधाओं में उत्तम साहित्य की रचना की। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्न है। निबंध संग्रह में देखिए अशोक के निबंध, पहले देखेंगे निबंध रचनाएं इनकी। अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, विचार और वितर्क, आलोक पर्व और कल्प लता, ठीक है। कल्प लता कर दीजिएगा यहाँ पर, देखिए कल्प इस प्रकार से लिख दिएगा, कल्प लता, कल्पलता नहीं, ठीक है, कल्पता नहीं, इस प्रकार से, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं, और भी रचनाएं इनकी हैं। देखिए मैं थोड़ा बड़ा बता रहा हूं जीवन परिचय, आप क्या कीजिएगा, जीवन परिचय बहुत छोटा लिखिएगा, जन्म और मृत्यु, और साहित्यिक परिचय थोड़ा बड़ा, फिर इनकी रचनाओं को लिख दीजिएगा, बस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आते हैं आलोचना साहित्य पर। इनकी आलोचना वाली रचनाएं कौन सी है। देखिए सूरदास कालिदास की लालित की योजना, कबीर, साहित्य सहचर, साहित्य का मर्म आदि, ठीक है। इतिहास में इन्होंने हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल और हिंदी साहित्य की रचना की। उपन्यास में देखिए बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, ठीक है, और अनामदास का पोथा, इतनी रचनाएं इन्होंने उपन्यास में की। संपादन में नाथ सिद्धों की बानियां, सश्रित, पृथ्वीराज रासो, संदेश रासक, ठीक है। अनुदित रचनाएं इनकी है प्रबंध, चिंतामणि, पुरातन प्रबंध संग्रह और प्रबंध कोश, विश्व परिचय, लाल कनेर, मेरा बचपन आदि, ये सब इनकी अनुदित रचनाएं हैं। तो देखिए जीवन परिचय थोड़ा बड़ा हो गया, मैं इस वीडियो में थोड़ा बड़ा ही बताऊंगा क्योंकि आपको लिखने में प्रॉब्लम ना हो। मैं पहले भी जीवन परिचय आपको बता चुका हूं, वहां से जाकर सर्च करके देख लीजिए, उसमें मैंने छोटा बताया है, लेकिन इसमें मैंने बड़ा क्यों बताया, क्योंकि थोड़ा आप लोग कट करके अपनी तरफ से लिख दीजिएगा, ठीक है, ज्यादा बड़ा नहीं लिखना है। आगे देखिए, अब आते हैं कवि के जीवन परिचय पर, और कवि में जो सबसे इंपॉर्टेंट कवि है वो है जयशंकर प्रसाद जी, ठीक है। इनका जीवन परिचय पढ़ लेंगे, 5 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय, देखिए इसमें भी मैंने जीवन परिचय बहुत बड़ा लिखा है, ठीक है। देखिए जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित परिवार वैश्य परिवार में माघ शुक्ल दशमी संवत 1945 सन 1889 ईस्वी में हुआ था। यानी कि इनका जन्म 1889 ईस्वी में हुआ था, ये जानिए, ठीक है। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था, ये तंबाकू के एक प्रसिद्ध व्यापारी थे। बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने पर इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। घर पर ही इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत उर्दू, फारसी का गहन अध्ययन किया। ये बड़े मिलनसार, हंसमुख, ठीक है, तथा सरल स्वभाव के थे। इनका बचपन बहुत सुख बीता, किंतु उदार प्रकृति तथा दानशीलता के कारण ये रूढ़ी हो गई। यद्यपि इनका जीवन बड़ा नपातुला और संयमशील था, किंतु दुखों के निरंतर आघातों से ये न बच सके और संवत 1994 यानी कि सन 1937 ईस्वी में अल्पावस्था में ही क्षय रोग, यहाँ पर क्षय कर दीजिएगा, क्षय रोग से ग्रस्त होकर स्वर्ग सिधार गए। तो इतना बड़ा नहीं लिखना, आपको जन्म लिखना है, इनके पिता का नाम लिखना है और इनकी मृत्यु लिख देना है, बस, ठीक है। आगे देखिए साहित्यिक परिचय देखते हैं। अब देखिए साहित्यिक परिचय में क्या लिखना है। श्री जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक, उन्नायक तथा प्रतिनिधि कवि होने के साथ साथ युग प्रवर्तक, नाटककार, कथाकार तथा उपन्यासकार भी थे। विशुद्ध मानवतावादी दृष्टिकोण वाले प्रसाद जी ने अपने काव्य में आध्यात्मिक आनंदवाद की प्रतिष्ठा की है। प्रेम और सौंदर्य इनके काव्य के प्रमुख विषय रहे हैं, किंतु मानवीय संवेदना उनकी काव्य का प्राण है, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट हेडिंग रहेगा वो रहेगा जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं, ठीक है। रचनाएं आपको ऐसे लिखनी है, पहले लिखना है रचनाएं हेडिंग, फिर लिखना है इनकी प्रमुख रचनाएं निम्न है। कौन कौन सी रचनाएं हैं, किस किस में इन्होंने रचनाएं की। देखिए सबसे पहले लिखना है काव्य, इनकी काव्य रचनाएं कौन सी है, तो कामायनी, आंसू, लहर, झरना, ये सब इनकी काव्य रचनाएं हैं, ठीक है, बहुत फेमस रचनाएं हैं। फिर लिखना है कहानी,
कहानी में आकाशदीप, इंद्रजाल, प्रतिध्वन, आंधी, ये सब लिखना है। ठीक है, ये इनकी कहानी की रचनाएं हैं। फिर लिखना है उपन्यास। उपन्यास में क्या क्या लिखा? कंकाल, तितली, इरावती, अपूर्ण। इरावती का मतलब ये इरावती जो है ये इनकी अपूर्ण रचना है, यानी कि पूरी नहीं हुई थी अभी। ठीक है, उसके बाद में निबंध में इन्होंने लिखा काव्य और कला। चंपू में लिखा है प्रेम राज्य। ठीक है, तो ये इनकी कृतियां हैं। तो जो जीवन परिचय मैंने आपको बताया वो थोड़ा छोटा लिखिएगा, साहित्यिक परिचय पूरा लिखिएगा, और रचनाएं कुछ इस प्रकार से आपको लिखना है जैसा मैंने बताया, ऐसे हेडिंग डाल डाल के ऐसे ऐसे लिख दीजिएगा। ठीक है, ये इनकी रचनाएं हैं। तो ये था कवि का जीवन परिचय। 5 नंबर अगर आप ऐसे लिखेंगे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है कहानी। देखिए आपके बोर्ड एग्जाम में कहानी आती है, पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी। तो देखिए पंचलाइट कहानी भी पढ़ लीजिएगा। मतलब एक जो कहानी होती है, जैसे पंचलाइट कहानी है तो इसमें सारांश और उद्देश्य आता है, यानी कि पंचलाइट कहानी का सारांश और पंचलाइट कहानी का उद्देश्य दोनों पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ऐसे बहादुर कहानी में भी बहादुर कहानी का सारांश और बहादुर कहानी का उद्देश्य आता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बहादुर कहानी का सारांश। अगर आप दोनों कहानी पढ़ लेंगे, दोनों कहानी के सारांश और उद्देश्य को पढ़ लेंगे, 5 नंबर क्लियर हो जाएगा। लेकिन इसमें हम पढ़ेंगे बहादुर कहानी का सारांश क्या है। तो देखिए अमरकांत जी द्वारा लिखी कहानी बहादुर एक मध्यवर्गीय परिवार में नौकर के साथ परिवारजनों द्वारा किए गए अत्यधिक कटु व्यवहार की कहानी है। लेखक ने स्वयं को कहानी का पात्र बताते हुए कहानी की आत्मकथात्मक रूप से रचना की है। स्वयं को उन्होंने कहानी का पात्र बताया। देखिए अपने से संपन्न रिश्तेदारों के घर नौकर द्वारा जुटाई गई सुविधा एवं शान को देखकर लेखक की पत्नी निर्मला स्वयं भी एक नौकर रखना चाहती है। ठीक है, बहादुर नेपाल का 12 से 13 साल का लड़का है जो अपनी मां के दुर्व्यवहार से तंग आकर घर छोड़कर शहर चला आता है और निर्मला के परिवार में नौकर रख लिया जाता है। निर्मला और उसका परिवार बहादुर के प्रति पहले तो अच्छा व्यवहार करते हैं, परंतु धीरे धीरे कठोरता बरतने लगते हैं और वह घर का सारा कार्य भी करता है। यानी कि जो बहादुर है, देखिए इस कहानी का मतलब क्या है, जो बहादुर है ये नेपाल का 12 से 13 साल का लड़का है। ठीक है, ये क्या है, अपने घर पर जब था तो इसकी जो माता जी थी वो इसके साथ बहुत ज्यादा दुर्व्यवहार करती थी, मतलब इसको मारती थी, पीटती थी। तो बहादुर घर छोड़कर चला आया। यहाँ पर एक निर्मला है, निर्मला को एक नौकर की आवश्यकता थी, तो बहादुर जो है निर्मला के घर नौकर बनकर रहने लगा। अब देखिए पहले तो निर्मला के परिवार वाले उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार कर रहे थे, कुछ नहीं कह रहे थे, लेकिन बाद में देखिए वो बहुत काम करता था बहादुर, लेकिन इसके बावजूद उसके साथ गाली गलौज से मारपीट तक की नौबत आ जाती है। वे लोग गाली गलौज और मारपीट तक की नौबत लाते हैं। इतना ही नहीं, झूठी चोरी का इल्जाम लगाकर उसे अपमानित किया जाता है और पीटा जाता है। तो क्या होता है, अंततः बहादुर घर छोड़कर चला जाता है। अब परिवार के सभी सदस्य उसे ढूंढते हैं क्योंकि उसके कारण सब आराम के आदी हो चुके थे। देखिए जो बहादुर था वो निर्मला के घर जितने भी सदस्य थे उन सबका सारा काम करता था। ठीक है, बहुत मेहनत से सब काम करता था, फिर भी उसको मारा गया, पीटा गया, उसके ऊपर चोरी का इल्जाम लगाया गया। तो बहादुर घर छोड़कर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि वो सब कुछ सह सकता है लेकिन चोरी का इल्जाम नहीं सह सकता। आगे देखिए क्या है, बहादुर की उपयोगिता देखकर सभी अपना घरेलू कार्य करने से घबराते हैं। बहादुर के घर छोड़ जाने पर वे सभी पश्चाताप करते हैं तथा अच्छा व्यवहार करने की सोचते हैं। ठीक है, क्या होता है, जब वो घर छोड़कर चला जाता है तो सभी लोग बहुत ज्यादा पछतावा करते हैं और उसके साथ अच्छा व्यवहार करने को कहते हैं। लेकिन अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी कि अब पछताने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि बहादुर में सहनशीलता और स्वाभिमान की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। उसके इसी चरित्र के कारण यह कहानी हमें प्रिय है। देखिए क्या होता है, जो बहादुर कहानी है इसमें बहादुर जो है ये 12 से 13 साल का नेपाल का लड़का है। वो अपने घर पर जब था तो उसकी माताजी उसके साथ बहुत ज्यादा दुर्व्यवहार करती थी, उसको मारती थी, पीटती थी। तो बहादुर क्या हुआ, अपना घर छोड़कर वो चला आया। ठीक है, यहाँ पर एक निर्मला है तो उनको नौकर की आवश्यकता थी, तो बहादुर जो है उनके घर नौकर बनकर रहने लगा। लेकिन पहले तो बहादुर के साथ वो लोग अच्छा व्यवहार करते हैं क्योंकि वो नौकर था, वो सारा काम उनका करता था। लेकिन बाद में उसके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उसको मारते हैं, पीटते हैं और गाली गलौज भी करते हैं। और जब उनके घर कुछ रिश्तेदार आते हैं तो उस पर चोरी का इल्जाम भी लगाया जाता है, जिससे बहादुर घर छोड़कर चला जाता है। ठीक है, फिर बाद में निर्मला के घर वाले बहुत ज्यादा पछतावा करते हैं क्योंकि वो आराम के आदी हो चुके थे, क्योंकि उनके पास नौकर था, वो घर का सारा काम करता था, तो वो लोग आराम के आदी हो चुके थे, इसीलिए वो छोड़कर चला जाता है। ठीक है, तो यही कहानी है पूरी। ऐसे ही मैंने आपको इससे पहले पंचलाइट कहानी भी बताया था। ठीक है, पंचलाइट कहानी आप सर्च करेंगे
तो वीडियो आ जाएगा, ठीक है, उसको जाकर आप लोग देख लीजिएगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है, ठीक है, और आगे भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सारा जो टॉपिक था जो मैंने बताया था, इसमें फर्स्ट टॉपिक हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्न, सेकंड महत्वपूर्ण गद्यांश पद्यांश जीवन परिचय कहानी और खंड काव्य, ठीक है। अब आप लोग कहेंगे सर खंड काव्य तो आपने नहीं बताया। देखिए खंड काव्य क्या होता है, जैसे आप यूपी के बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो क्या होता है, इसमें यूपी बोर्ड के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में लगभग ये अलग अलग आता है, कुछ डिस्ट्रिक्ट में सेम रहता है। जैसे हमारा यहाँ त्यागपति है, ठीक है, किसी के यहाँ श्रवण कुमार होगा, किसी के यहाँ रश्मि रथी होगा, ऐसे ऐसे अलग अलग मुक्ति यज्ञ होगा कहीं, तो अलग अलग जिले में लगभग अलग अलग खंड काव्य होता है। हमारे यहाँ त्यागपति है, ठीक है, गोंडा जिले में, तो ऐसे आप में थोड़ा अलग होगा। आप लोग किस जिले से हैं कमेंट करके बताइएगा, और आप लोगों के यहाँ कौन सा खंड काव्य है, ठीक है। जैसे त्यागपति किसी के यहाँ श्रवण कुमार होगा, किसी के यहाँ रश्मि रथी होगा, तो आप में कौन सा है वो बताइएगा, क्योंकि मैं त्यागपति पर बना दूंगा तो बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर हमारे में ये खंड काव्य नहीं है। तो इसको आपको स्वयं पढ़ना है, आपके बुक में दिया होगा उसको पढ़ लीजिएगा। तो इस प्रकार से मैंने आपको इसमें 7 टॉपिक यानी कि जो आपका हिंदी का खंड का है उसको मैंने इस वीडियो में बता दिया, ठीक है, जो कि 50 मार्क्स का आता है। तो इस पूरे टॉपिक को आप बहुत ही अच्छे से पढ़ लीजिएगा। खंड खा मैं बहुत जल्दी लेकर आऊंगा, ठीक है। तो आज का ये इंटरेस्टिंग सेशन यहीं पर फिनिश होता है। चलिए हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।